आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बहस। हल्ला बोल कोरोना की दूसरी लहर शांत होते दिख रही है, लेकिन उसकी तबाही के निशान जगह जगह है। इसी तबाही में हमने काफी कुछ गंवाया है। देश को भारी नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, लोगों की जेबें खाली हो गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की माने तो लगभग 1 करोड़ लोगों की नौकरियां इस दूसरी लहर में चली गई। वहीं भारत के 97% परिवारों की इनकम घट गई। चीनी वायरस ने पूरी तरह तबाह करके रख दिया। ऐसे मौके पर सरकार के सामने बड़ी चुनौती, एक तरफ देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाना है, वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। क्या ये इतना आसान है? यानी सरकार के सामने जहान का इम्तिहान भी है। आज बात होगी इन्हीं सब मुद्दों पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को झकझोर दिया। इस तरह के काम का किसी के पास कोई भी अनुभव नहीं था। इसके पीछे देश सेवा का जज्बा है और एक संकल्प शक्ति है। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। अस्पताल से लेकर ऑक्सीजन की किल्लत में देश मजबूर दिखा। मई का महीना कोरोना के कहर के साथ देश पर टूट पड़ा। कोरोना महामारी के बीच लाखों जिंदगियां सिसक सिसक कर दम तोड़ रही हैं। शमशान और कब्रिस्तान अटे पड़े हैं। न ऑक्सीजन है, न जीवन रक्षक दवाएं, न वेंटिलेटर है, न आईसीयू, न वैक्सीनेशन, और मोदी सरकार पूरी तरह से गुमशुदा है। देश में कोरोना के मामले अप्रैल के महीने में तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4 लाख के पार चले गए थे। वो अब आखिरकार जून महीने की शुरुआत में आज 1 जून को 1,27,000 रोजाना नए केस पर पहुंचा है। एक तरफ देश अब लॉकडाउन से अनलॉक मोड में जा रहा है, धीरे धीरे फैक्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन साइट्स में कामकाज शुरू हो रहा है, तो दूसरी तरफ अब चुनौती है 2 मोर्चों पर, वैक्सीनेशन और अर्थव्यवस्था। एक तरफ टीकाकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में तलवारें खिंची हुई हैं, तो दूसरी तरफ तीसरी लहर की आहट के बीच सबके लिए टीका मुहैया कराने की बड़ी चुनौती सरकार के सामने। पहली जून से हम लोग 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में प्रारंभ करेंगे। उसमें भी हमने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो वो ये कह रहे थे भाई इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले? तो जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज्यादा लोगों की जान बचेगी। तो अपने को तो जल्दी लगाने ही चाहिए, इसमें गलती क्या है? वैक्सीनेशन को मिशन के रूप में प्रारंभ करके हम अपनी जनता को सुरक्षा चक्र देके इस लहर से बचाने का अगर आती है तो काम करेंगे। टीकाकरण के बाद ही धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटेगी, तो साथ ही इस कोरोना काल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट रहा है अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट। देश के विकास दर पर कोरोना काल की ऐसी मार पड़ी है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बीच जीडीपी -7.3% रही। पिछली तिमाही में 1.6% थी जीडीपी। हर क्षेत्र में कोरोना की मार से लोग बेदम हैं। करीबन अगर डायरेक्टली देखा जाए तो 35,000 लोग अनएम्प्लॉयड हुए। 35,000 फैमिली आप समझ लीजिए उनकी आज लाइवलीहुड के लिए तरस गई हैं, समझ लीजिए। वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा हिट जो हुई है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हुआ है, और क्योंकि इस सेक्टर में दिस इज मोस्ट ऑफली इट एम्प्लॉयज अ लॉट ऑफ मैन पावर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक देश में करीब 1 करोड़ लोगों ने इस दूसरी लहर में नौकरियां गंवाई हैं। वहीं सीएमआई का दावा है कि कोरोना की शुरुआत के वक्त से अब तक 97% परिवारों की आय घटी है। दूसरी तरफ महंगाई छप्पर फाड़ है। भोपाल से लेकर गंगानगर और मुंबई में तेल की कीमतों ने सेंचुरी ठोक दी है। पेट्रोल 103 रुपए से ऊपर निकल गया है। अब आप समझ सकते हैं एक आम आदमी को कितनी परेशानी हो रही होगी। रेट दिन पे दिन बढ़ रहा है लगातार।
एक टाइम पे सोचा गया था कि पेट्रोल वापस 60-70 रुपए जाएगा, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। हमारे को तो पुराने दिन देते मोदी जी, अच्छे दिन ना किए, बहुत देख लिए अच्छे दिन ही। 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल देखा ही नहीं था कभी, अब 100 रुपए लीटर पेट्रोल सर मार कितनी पड़ रही है। सवाल सिर्फ इस दूसरी लहर के अंत का नहीं है, चुनौती अर्थव्यवस्था से लेकर वैक्सीनेशन और तीसरी लहर की तैयारी पर जा खड़ी है। आज तक ब्यूरो। सैयद जफर इस्लाम, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, और गौरव वल्लभ जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। माना चुनौती बड़ी है, बहुत परिस्थितियां ऐसी रहीं पूरे अप्रैल मई के महीने में जो कि देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करने पर आमादा थी। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, कैसे माने कि आपकी सरकार के नियंत्रण में परिस्थितियां हैं, नेगेटिव में जाती हुई ये जीडीपी कैसे बेहतर होगी परिस्थितियां, लोगों की नौकरियां, अगर 1 करोड़ नौकरियां गई हैं, इसका मतलब आप भी समझ रहे होंगे, विस्फोटक परिस्थिति। सैयद जफर इस्लाम साहब। देखिए अंजना जी, मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े देंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और हकीकत क्या है। ये जो आपने जीडीपी के बारे में बोला माइनस में है, ये तो मालूम था, ये कौन सी नई बात आप और हम कह रहे हैं या दुनिया वाले कह रहे हैं। ये 1 साल का जो है पूरा जीडीपी है जो है वो माइनस में रहेगा, ये सबको मालूम था, हमें भी मालूम था, आपको भी मालूम था, रहेगा, ये होना था। लेकिन हकीकत की बात है कि अगर आज के आप देखिए कि ये पहले राउंड में जो लॉकडाउन हुआ था उसका इम्पैक्ट जो था वो आज इस पूरे साल के जीडीपी में भी दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में ही पिछले साल के जो है -23 और 24% जो है जीडीपी था। अब मैं बात करता हूं कि आज के दिन में अगर देखिए तो इस बार जो लॉकडाउन अलग अलग स्टेट्स में हुआ है, अपने हिसाब से लॉकडाउन किया है, लेकिन उसमें जब सबसे ज्यादा लॉकडाउन का जो असर पड़ा है वो रिटेल बिजनेस में पड़ा है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं पड़ा। इसलिए देखिए आज का जो पीएमआई डेटा आया, लोग कह रहे थे पीएमआई डेटा जिससे पता चलता है मैन्युफैक्चरिंग में कितनी एक्टिविटी है, वो अप्रैल के महीने में तो पॉजिटिव 50 के ऊपर थी, 50 के ऊपर जो रहती है तो जब नंबर आता है तो मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशनरी है, मतलब और तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन 50 से नीचे रहता है तो तब चिंता की बात होती है। मई में जो सबसे ज्यादा महामारी का जो असर था उसके बावजूद भी पीएमआई का डेटा 50 से ऊपर आया, इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है। हाँ, जहां पर क्लाइंट कस्टमर इंटरफेस है उस बिजनेस में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो ऑनलाइन डिलीवरी इस तरह से जो है बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। कुछ बिजनेसेस इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ है, जैसे होटल, जहां रेस्टोरेंट में आपको जहां पर जो इन रूम डाइनिंग जो है उसमें रेस्टोरेंट में डाइनिंग वो नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा सा वहां पर एम्प्लॉयमेंट का फर्क पड़ा। और मुझे मालूम है, देश की सरकार को भी मालूम है कि जैसे ये लॉकडाउन सब जगह स्टेट में खत्म होगा, जैसे महामारी में कमी आएगी, तो कुछ सेक्टर्स के बारे में मैं कह सकता हूँ, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो होटल का हो, चाहे इस तरह के जो जिसमें इम्पैक्ट हुआ है कोविड से, उस तरह के सेक्टर को सरकार सहायता करेगी, 100% सहायता करेगी। और सरकार जो है बार बार जहां जहां जरूरत है सहायता कर रही है। आप देखिए आत्मनिर्भर पैकेज, इतने सारे पैकेज जो अनाउंस किए उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा, उसकी वजह से इकोनॉमी में तेजी भी आई, वृद्धि भी आई, और जो बिजनेस को जो सपोर्ट चाहिए था वो मिलता रहा। लेकिन आज देखिए अंजना जी, आप भी देख रही होंगी कि जो केस फर्टिलिटी रेट था वो नीचे हो गया, जो पीक हो रहा था वो पीक से अब नीचे की तरफ आ रहा है, आंकड़े आपको खुद दिखा रहे हैं। तो हर चीज बता रही है कि अब ये जो बुरा दिन था वो खत्म हुआ। मई में हमने 1.5 महीना अप्रैल और मई में बुरा दिन देखा है, अब धीरे धीरे जो है पटरी पे सब कुछ आ रहा है। और जो रिटेल बिजनेस में जिसमें जो कस्टमर जहां पर जो है नहीं जाता था वहां पर फर्क पड़ा है, वो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो गए। जब जैसे दुकानें खुलने लगेंगी तो जाहिर है लोग जाना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी, बहुत सारे और भी सवाल है मेरे मन में। उसका एक और तरीका उसका देखने का कि पिछले बार आप देखा था कि लेबर फोर्स जो है वो डिसरप्ट हो गया था चारों तरफ, इसलिए कि बहुत बड़े तादाद में जो है। आज देखिए कंस्ट्रक्शन हर जगह जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं है, लेबर फोर्स जहां था वहीं रह रहा है। इससे समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, थोड़े रिटेल और बिजनेस सेक्टर में प्रॉब्लम था, वो भी लॉकडाउन खत्म होगा तो सारी चीजें वापस हो जाएंगी। और जो नौकरियां गई हैं आप देखिए तो आप जो बोल रहे हैं ना सर, उससे लग रहा है बड़ा सरल है मामला। काश ये इतना सरल होता, 1 करोड़ लोगों की नौकरियां जाना, काश इतना सरल होता जितना आपने इसको सिंपल बना दिया। मैं लौट रही हूँ प्रभु, रुकिए ना थोड़ा सा। आप 1 मिनट, सीएमआई का डेटा जो है आप देखिए, मार्च अप्रैल जो फर्स्ट क्वार्टर में सीएमआई का डेटा आया था पिछले साल, उसमें देखिए उसमें लिखा था उन्होंने कि 26% और 30% तक जो है जॉब लॉसेस हुए हैं।
अभी तो सिंगल डिजिट में जॉब लॉसेस है, वापस फिर आगे उसको जो फॉरेन रिकवरी भी हो गई, नवंबर आते आते जो है आप जो है प्री कोविड लेवल पे नौकरियां वापस आ गई थी, अभी तो सिंगल डिजिट में। और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा स्टेट्स में, आप देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी उस स्टेट में और बढ़ेगी और वापस मैं लौट रही हूँ। गौरव वल्लभ जी वो कह रहे हैं बुरे दिन टल रहे हैं, जैसे कि जैसे केसेस कम होंगे परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिनों पहले ही नीरव चौक से नीरव मोदी फरार होने में कामयाब हो गए थे। उस वक्त मेरे ख्याल से न तो सरकार को पता था, न तो जांच एजेंसियों को पता था तो सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल जिसने सही समय पर जांच एक महीने में 74 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। CMIE का आंकड़ा है कि मई से लेकर अगस्त के बीच में 66 लाख लोगों ने व्हाइट कॉलर नौकरियां गंवाई। ये हो क्या रहा है? और ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। आप एक बार जफर साहब, मैं आपको एक मेरी बात मानिए, थोड़ा सा बाहर जाके या आपके कोई जान पहचान के युवा लोग हो या जिन्होंने नौकरी खोई है, उनसे फोन पे बात करिए, आपको पता चलेगी व्यथा क्या है। गौरव वल्लभ जी ये भी तो बताइएगा, ये सामान्य परिस्थितियां हैं क्या? लॉकडाउन क्या शौकिया लगा रहा है कोई? इस बार तो राज्य सरकारों ने खुद फैसला लिया ना, तो फिर सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी। परिस्थितियां असामान्य है, लोगों की जिंदगी को बचाना महत्वपूर्ण था, तभी तो राज्य सरकारों ने इतने सख्त फैसले लिए ना। आपकी अघाड़ी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वहां पे ये फैसला क्यों लिया गया? क्यों गतिविधियां रोकी गई? क्यों लॉकडाउन लगाया गया? इसीलिए ना। जल्दी से इसका उनका ऑडियो जब तक ठीक हो रहा है मुझे बताइएगा, फौरन जैसे ऑडियो ठीक होता है। सैयद जफर इस्लाम साहब आप हाथ उठा रहे थे, जवाब दीजिए। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि इनसे दो सवाल पूछिए, ये इधर उधर की बात मत पूछिए, उनसे पूछिए कि आप CMI डेटा के बारे में बात करते हैं। आप CMI डेटा जब 26, 27, 30% जो जॉब लॉसेस बताया था, क्या जब लॉकडाउन हटने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बहाल हो गई तो क्या वो रिकवरी रेट पूरा नहीं आ गया? वो वापस नौकरियां नहीं आ गई? क्या प्री कोविड लेवल की नौकरियां वापस नहीं आ गई? इसी तरह से अभी आप महाराष्ट्र में जाके देखिए, सबसे ज्यादा जॉब लॉसेस तो वही है। अब इसलिए कि वहां पर सब इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा जो जितनी बंद करनी थी किया, उससे नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो, कोई भी स्टेट पे जहां जहां लॉकडाउन हुआ है, इस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी था। 1-1.5 महीना लोगों ने उसको प्राथमिकता दी जान बचाने को। हम अप्रिशिएट करते हैं, देश की जनता अप्रिशिएट करती है। और वो भी इस तरह का पहले जैसा लॉकडाउन नहीं हुआ, उस वक्त कुछ जानकारी नहीं थी इस बीमारी के बारे में। इसलिए इस बार जो लॉकडाउन हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसी में तरह की लॉकडाउन किया है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग को बिल्कुल टच नहीं किया। नौकरियों का क्या होगा सैयद जफर इस्लाम साहब? मैं तो 100% वापस आएगी नौकरियों का क्या होगा? विस्फोटक परिस्थिति मैंने इसीलिए कहा क्योंकि वैसे ही हिंदुस्तान में युवाओं को लेकर, नौकरियों की मौजूदगी को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। आप 100 आंकड़े दिखाते हैं, वो 10 आंकड़े दिखाते हैं। सवाल तो ये है सर कि कोविड की परिस्थितियों के बाद लोगों की रोजी रोटी पर बनाई है सर। अंजना जी, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा कि मैं CMI डेटा को, जो उनका जो बेस है, जो जितना ये लेते हैं, सैंपल लेते हैं, जितना सैंपल सर्वे के बेसिस पे करते हैं, उससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। फिर भी चूंकि CMI डेटा वो बार बार मेंशन करते हैं, इससे उसी के बेसिस पे मैं जा रहा हूँ कि उनको पिछले बार प्री कोविड लेवल पे जो नौकरियां थी, पोस्ट कोविड जैसे हुआ, जैसे लॉकडाउन हुआ, उस वक्त जो नौकरियां गई, और फिर नवंबर के आंकड़े उठा के देखिए क्या प्री कोविड लेवल तक आ गए नहीं। ये सब सामने आपके। आज इस तरह की बात मैं तूतू में नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि भाई आपके सामने जिनकी नौकरी गई है ना सैयद जफर इस्लाम साहब, वो सुन रहे होंगे ना ये तूतू में, तो उनको और गुस्सा ही आएगा। नहीं, बिल्कुल तूतू में, मैं तो कह रहा हूँ ठंडक नहीं आएगी इससे। उनकी तो ये चिंता है कि वो क्या करेंगे। चिंता मत कीजिए, मैं तो आश्वासन दे रहा हूँ, द कॉन्ट्ररी, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नौकरियां आएंगी, ज्यादा नौकरियां आएंगी, इसलिए कि जितने सारे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होगी, जितना सरकार कोविड को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट बनाया है, सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज कोविड को ध्यान में रखते हुए बनाया है। जाहिर है उसका जो उस पैकेज का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा नौकरियां भी शुरू होंगी। मिडिल क्लास के लिए भरपूर ध्यान रखा है। अगर आपके MSME में जितने सपोर्ट देते हैं, जाहिर है कि मिडिल क्लास को उसको फायदा है, नौकरियां मिडिल क्लास करती हैं। EPFO को डेटा देखिए इस बार का, जहां जो आपको फॉर्मल सेक्टर में देखिए इस बार भी नौकरियां बढ़ी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए लॉकडाउन के समय में मैं कह रहा हूं कि अच्छी हालत तो नहीं है। जाहिर है लॉकडाउन हो रहा है इसलिए कि मतलब चाहे उस बीजेपी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, लॉकडाउन करना मतलब तकलीफ है। उस वक्त लॉकडाउन करेंगे तो थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी तो जाहिर है नौकरियां जाएंगी, लेकिन ये टेम्पररी है।
ये टेम्पररी है, डेटा को ठीक है, अगर आप फर्द ठीक है। गौरव वल्लभ जी भी जुड़ गए। गौरव वल्लभ जी वो कह रहे हैं टेम्पररी है, परिस्थितियां बेहतर होंगी। और देखिए, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ सर, सामान्य परिस्थितियां नहीं है ना, राज्य सरकारों ने भी फैसला लिया ना कि आर्थिक गतिविधियां अभी रोकनी पड़ेंगी, चाहे अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान हो, लोगों को परेशानी हो, लेकिन जान बचानी है। तो फिर अंजना जी ठीक रहा मोदी के सिर। अब आपको आवाज आ रही, साफ आ रही है सर, पूरी आ रही है जी बराबर। जी अंजना जी, आपने सवाल किया सामान्य नहीं है। ये बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, वियतनाम, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अमेरिका, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे क्या सामान्य थी क्या? यहाँ पे क्या सामान्य हो रही है क्या कि आज दुनिया के अगर हम 194 देश की तुलना करें तो भारत की जीडीपी 142वें नंबर पर है। क्या वहां पर असामान्य स्थितियां हैं क्या? कब तक आप कोरोना के पीछे दुख के छुप के भागोगे अपनी गैर जिम्मेदारी से? आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कभी एक्ट ऑफ गॉड पे आ जाते हो, कभी एक्ट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट पे आ जाते हो। सवाल का जवाब दो कि कोरोना के पहले 2019-20 में जीडीपी विकास दर 8% की 4% क्यों हो गई? क्योंकि आपने नोटबंदी में सारे उद्योग धंधों को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के जीएसटी लगाई। आज तक हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर उसका दंश झेल रहा है, क्योंकि आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण, 4 घंटे के लॉकडाउन के कारण 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने अप्रैल 2020 में अपनी नौकरी खोई। आपके बिना सोचे समझे निर्णयों के कारण आज हम वैक्सीन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मात्र 15.5 लाख वैक्सीन पर डोज लगा पाते हैं। दुनिया में कहीं दूसरी डोज नहीं है, दूसरी वेव नहीं है, पर हमारे यहाँ है दूसरी वेव, क्योंकि हमारे यहाँ मोविड है, कोविड नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं जफर इस्लाम साहब, सोच के बताइए, एक जमाना था कि जब हम जीडीपी विकास दर 11-12% की बात करते थे, आज बेरोजगारी दर 12% हो चुकी है, जीडीपी विकास दर -7.4% है। आज 97% लोगों की आय कम हुई है अंजना जी। उसमें आपके हर सवाल में 100% दम है, लेकिन आपको टोक कर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसी गंभीर बीमारी जिससे हजारों लोगों की देश में जान जा रही है, रोजाना जा रही है, उसका नाम आप अपने प्रधानमंत्री के नाम से जोड़ना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, कारण बताता हूँ। आपके राहुल गांधी भी यही ट्वीट करते हैं, कोविड को मोविड लिखते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के नाम को और इस बीमारी के नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं। जवाब एक ऐसे वक्त पर जब पूरे विश्व में, एक सेकेंड सर सुनिए पूरा सवाल, सिंगापुर वेरिएंट कह देने पर सिंगापुर की सरकार ने इधर से उधर कर दिया, सोशल मीडिया पर हर जगह से सिंगापुर वेरिएंट हटाना पड़ा, WHO ने इंडियन वेरिएंट हटाया, लेकिन आप अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम इस बीमारी से जोड़ना चाहते हैं। आप बात ही नहीं सुन रहे। आपकी बात जायज है, आपका सवाल भी जायज है, आपका दुख होना भी जायज है, क्योंकि आप और मैं दोनों हिंदुस्तानी हैं। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारी वैक्सीन दूसरे देशों को भेज रहे हैं। 6.5 करोड़ वैक्सीन क्यों भेजी दूसरे देशों को? हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? चाइना में वैक्सीन की डोज प्रतिदिन लग रही है, पर हमारे यहाँ 15 लाख लग रही है। क्यों लग रही है? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब देता हूं, जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते। आज चाइना में 1.5 करोड़ वैक्सीन से ज्यादा प्रतिदिन लगती है, हमारे यहाँ 15 लाख, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कोविड की विजय की तालियां बजवा ली जनवरी में, फरवरी में तालियां बजवा ली, बड़े बड़े मंचों पे जाके बोल दिया हमने हरा दिया। अरे इसको हराना हम उनको पूरा करने में दीजिए। सुनिए आप जफर साहब, सुनिए पूरी बात, मैंने क्यों कहा उसका कारण सुनिए। आपका ड्रामेटिक सुन रहा हूं, कोई कंटेंट बताइए, दुनिया का एक देश बताइए जहां पर प्रांतीय सरकारों को कहा जाता है कि वैक्सीन खरीदो। दुनिया का एक देश बताइए, हमको 280 करोड़ वैक्सीन की डोज चाहिए और हमारे पास मात्र 39 करोड़ डोजेज है। क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ताली थाली में समय जाया करा। मई और जून 2020 में दुनिया के सारे देशों ने वैक्सीन बुक करी, हम जनवरी 2021 से हुए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आत्म सम्मोहन में युक्त थे, उनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, उनको लग रहा था मैं विश्व मंचों पे विश्व गुरु कैसे बन जाऊं। हमारे बच्चों की वैक्सीन जब किसी दूसरे देश के लोगों को भेजी जाती है तो दिल, अगर इनका भाषण खत्म हो गया तो मैं बोलूं, मैंने ये शब्द इसलिए बोला, और आपका दिल दुखना भी लाजमी है, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। अच्छा नहीं लगता है आज जब 74 लाख लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं ना, तो वो कोविड की वजह से नहीं खो रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है समय पर। दुनिया के हर देश में
आर्थिक गतिविधियां सुचारू हो गई, हमारे देश में क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जवाब वैक्सीन दीजिए नहीं सैयद लगाई जफर जा इस्लाम रही है। साहब। इसका जवाब अभी देना जरा पड़ेगा, मैं बड़ी इसके लिए शांति मुझे से मोबिल सुना। बोलना पड़ा। मोदी सरकार की बड़ी जीरो शांति से वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर है, राहुल गांधी ने कहा है। सुनिए, कह रहे पीएम सबसे की पहली झूठी बात- छवि के लिए सब कुछ होता रहा। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ऐसा लगता है कि एक रिकॉर्ड बज रहा है, हर दिन एक ही बात ये लोग कहते हैं, इसके अलावा कुछ मुद्दाहीन पार्टी है, इसलिए कि इनके पास और कुछ बात करने को है नहीं। अब मैं पूछता हूं कि भाई देश के बारे में और दुनिया के बारे में बात करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि पूरी दुनिया का स्टैटिस्टिक्स निकालिए, किस देश ने हिंदुस्तान से ज्यादा वैक्सीनेशन कर लिया है? भाई जनता उनकी भी है, परसेंटेज टर्म से बात कीजिए, अगर परसेंटेज टर्म से भी बात करें, किस देश ने हमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा कर लिया है? किस देश ने? भाई किसी देश ने नहीं कर लिया है। आप किस तरह की बकवास कर रहे हैं यहाँ पर आके? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये बात कर रहे हैं नौकरियों के बारे में। हाँ, भाषा की मर्यादा ही रख रहा हूँ। आप जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ओपन सवाल किया, चैलेंज किया कि आप वही सीएमआई डेटा के बारे में बात किया जिसका आप जवाब दीजिए। आप नहीं थे जब उस वक्त मैंने रंजना जी से सवाल किया था कि प्री कोविड लेवल पे जब लॉकडाउन हुआ, उससे पहले जब जो एम्प्लॉयमेंट रेट था, और जब आया लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा 30% तक चला गया, सीएमआई का डेटा बोल रहे हैं, जिसको बार बार आप रेफर करते हैं, और उसके बाद नवंबर में जाके प्री कोविड लेवल से बेटर हो गया, और उसके बाद आज जो है थोड़ा बहुत जो सिंगल डिजिट में है, वो जाहिर है लॉकडाउन जो हर स्टेट्स में और उसकी वजह से वापस रिकवरी हो जाएगा, टेम्पोररी फेज है, ये प्रूव कर लिया है, आपने देखा आंकड़ों को देख के। तीसरी बात, जीडीपी के बारे में कह रहे हैं, अरे कैसी बात कर रहे हैं, पूरे साल की जीडीपी है। लॉकडाउन में क्या आप क्या कर रहे थे? घर में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे थे क्या? बताइए जरा सा। या आपके घर के लोग, बाकी लोग जो आपके पार्टी के लोग, कोई प्रोडक्टिविटी दे रहे थे क्या देश की जीडीपी में ग्रोथ के लिए? जाहिर है लॉकडाउन था तो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद थी, तो उसका असर तो दिखेगा माइनस में, ये सबको मालूम है। एवरीबॉडी एक्सपेक्ट नोज दैट कि ये आने वाला था, ये नंबर तो आने वाला था। लेकिन आगे जो आपसे मैं पूछना, चूंकि आप इकोनॉमी समझते हैं गौरव जी, आप बताइए कि जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा उठा के देखिए मार्च के, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा उठा के देखिए अप्रैल की, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए मई में। थोड़ा जाहिर है लॉकडाउन होगा तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन पीएमआई डेटा क्या समझाता है? 50 से ऊपर क्या समझाता है? कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मैन्युफैक्चरिंग में है, और उस तरह से कंस्ट्रक्शन में भी है। हाँ, रिटेल बिजनेस जो आपके दुकानें बंद दिख रही हैं, मतलब इंटरफेस को रोका गया, उससे फर्क पड़ा है, और वही आपको दिख रहा है। जाहिर है कि एक टेम्पररी फेज है, क्या जिंदगी भर लॉकडाउन रहना है? लेकिन जाने बचाने के लिए आप लॉकडाउन का, कोविड का असर मानते हैं नहीं मानते हैं? मुझे गौरव वल्लभ जी ये बताइए, और अगर मानते हैं तो फिर इससे कैसे निकल सकते थे? मुझे एक चीज बताइए अंजना जी, ये दुनिया के बाकी देशों में जहां पे कोविड हमारे से ज्यादा भयंकर था, वहां की जीडीपी -7.3 पे क्यों नहीं है? वहां पे पॉजिटिव जीडीपी क्यों पहुंच गए? प्लीज बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं, अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। पूरा कर ले गौरव वल्लभ जी, पूरा कर ले। अरे सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं आऊंगी। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। गौरव वल्लभ जी पूरा कर, अच्छी बात नहीं, बारी बारी। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप एक राज्यसभा के सांसद की तरह बिहेव कीजिए। आप अंधेरे में थोड़ी तस्वीर चलाइएगा, शांति से सुनिए। मैं सीधा जफर साहब सांसद की गरिमा रखिए। जफर साहब प्लीज। अरे भाई, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, सुनिए। सांसद यहाँ का सांसद छोड़िए, प्लीज सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सवाल कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, एक सवाल मैं करने दूंगी, आप सवाल कर लीजिएगा। एक सेकंड देखिए, सीएमआई की डेटा पे उनका स्पेसिफिक सवाल है, वो इसके बाद कर लीजिएगा, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। गौरव वल्लभ जी, अंजना जी, लॉकडाउन का असर मानते हैं नहीं मानते हैं इसमें? पहले अंजना जी, देश की क्या हालत हो गई? 7 साल में सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। देखो इनकी हालत, देखो, मुझे तरस आता है। देश के सुन लीजिए, अब ज्यादा उछल कूद नहीं, शांति से बैठो, प्लीज कीप क्वाइट, डोंट शाउट, प्लीज सिट प्रॉपर्ली एंड बिहेव प्रॉपर्ली। सुन लीजिए, मैं शांति डेटा फेंक के नहीं चले जाओगे, मैं शांति रखिए, भाषण देने के लिए नहीं, आप समझते हैं, जवाब दूंगा आपको। अंजना जी, ये जब चुप हो जाए, जब मेरे से सवाल पूछ लेना। आपने कहा कि कोविड के कारण, अंजना जी मुझे ये बताइए, दुनिया के दूसरे देशों में कोविड का इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ा? और कैसा मूर्खतापूर्ण तर्क दे रहे हैं अंजना जी, कह रहे हैं कि हमारे से ज्यादा वैक्सीन कहां लगे। अरे प्रभु, दुनिया में 2nd नंबर की पॉपुलेशन है अपनी,
तो हमारे से ज्यादा यूरोप के कई देशों की पॉपुलेशन ही 1 करोड़ है, तो वो वैक्सीन कैसे लगेगा? आपको समझ में भी नहीं आता। अंजना जी जरा समझाइए इनको, ये या तो कहीं मानसिक तौर से कहीं भटके हुए लोग हैं। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, बीच में नहीं, जफर साहब बीच में नहीं, ठीक नहीं है ये, प्लीज पर्सनल रिमार्क नहीं और अपनी अपनी बारी में गौरव वल्लभ जी पूरा करेंगे, मैं आपके पास फौरन आऊंगी प्लीज। एब्सोल्यूट नंबर पे बात नहीं करूंगा मैं, परसेंटेज का सवाल किया, परसेंटेज बीच में नहीं। अच्छा, फिर इन्होंने बोला नहीं बोलूंगा जब आप मेरे को गलत चलिए बोल लीजिए। मैंने कब कहा? मैंने कहा एब्सोल्यूट नंबर कब कहा? मैंने कब कहा एब्सोल्यूट नंबर? मैंने कहा दोनों बोलेंगे तो आवाज में दिक्कत आएगी। आप दोनों से मैं फिर एक बार आवाज नीचे करके ये आपसे निवेदन कर रही हूँ, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। जफर साहब प्लीज उनको पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। देखिए तमाम राज्यों में हुए ना, महाराष्ट्र में तो हालात सबसे खराब रहे, सबसे पहले वहीं पर लॉकडाउन की परिस्थितियां आई थी, तो सामान्य गतिविधियां रुकी ना उन सब से। और रिटेल सेक्टर जो वो कह रहे हैं उसमें वाकई एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उसमें हम दिखा रहे हैं कि कितनी गिरावट आई है, लोग निकल नहीं रहे थे, खरीदारी में कमी आ रही थी, 16% तो एफएमसीजी मार्केट लुढ़का है, तो इन सब का असर रहा ना क्यूमुलेटिव। बिल्कुल, अब एक एक का जवाब दे दूं, बस बीच में ना बोले। तो इन्होंने कहा भारत से ज्यादा वैक्सीन का, और ये भैया भारत सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, दुनिया के दूसरे देश 1-1 करोड़ की पॉपुलेशन के देश है। चाइना में मैंने आपको कहा प्रतिदिन 1,70,00,000 लोगों को डोज लग रही है। ये आप आंकड़ा देख लीजिए, जो हमसे थोड़ा सा आगे है पॉपुलेशन पे, और हमें 15 लाख डोज पर डे ऑन एन एवरेज लग रही है जब से वैक्सीनेशन चालू हुआ। तो इसके कारण सेकंड वेव आई, और सेकंड वेव के आने के कारण क्योंकि हमने वैक्सीन नहीं लगाई तो सेकंड वेव आई, उसके कारण हमारे उद्योग धंधे ध्वस्त हुए। सेकंड पॉइंट, आपने कहा डबल डिजिट नहीं है, अरे 30 डेज एवरेज, प्रभु मैं तो समझता था आप पढ़े लिखे आदमी है, सीएमआई का 30 डेज एवरेज 11.9% है, लगभग 12% जो मैं शुरू से कह रहा हूं। फिर आपने अंजना जी, आपने जो सवाल किया कि उद्योग धंधे ध्वस्त हुए, बिल्कुल सही बात कही। हो होटल हो, आपकी टूरिज्म हो, दुनिया के हर देश ने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स दी है। अमेरिका ने टूरिज्म को निकालने के लिए लगभग 1,75,000 करोड़ की ग्रांट दी है। हमारे देश ने क्या किया? हमारे देश में मिडिल क्लास लोगों की नौकरी गई, आपके जैसे, मेरे जैसे, आपके भाई की, मेरे छोटे भाई की, मेरे बड़े बहन की, इनकी नौकरी गई। हम सब लोग मिडिल क्लास है। अमेरिका ने पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत $2,500 तक देने का काम किया। आपने क्या किया? आपने सेक्टर स्पेसिफिक कितने लोगों को कितना पैसा दिया? टूरिज्म और ट्रेवल की आप बात करें। फिर एक लास्ट बात अंजना जी, और ये बहुत गंभीर बात है जो एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है देश का, वो 59% है, जो कोई जमाने में 78%, 78% रहा करता था अंजना जी। 78% से हम 59% पर आए। क्यों आए? क्योंकि हमने नोटबंदी की। क्यों आए? क्योंकि हमने बिना समझे गलत तरीके से जीएसटी लगाई। इस कारण से जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 78% हुआ करता था, आज 59% है। इसीलिए बार बार कहता हूं, जब तक लोगों के हाथ में कैश ट्रांसफर ये जो अभी गिरावट आई है, ये नोटबंदी की वजह से अभी तक आई है गिरावट। अरे नोटबंदी से रिलेटेड है। डाटा दे रहा हूं ना आपको, डाटा दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था जान बचाना है, फिर कहा जान भी और जहान भी दोनों बचाना है, लेकिन परिस्थितियां इस दूसरी लहर में ऐसी बनी कि चारों तरफ से लोगों की जानें भी जा रही थी, और अब धीरे धीरे उसका साइड इफेक्ट दिख रहा है जब हम अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट देख रहे हैं। सीएमआई का डेटा है जो कहता है 1 करोड़ नौकरियां इस दूसरी लहर में गई हैं, और सीएमआई के ही एमडी हमारे साथ कुछ देर में महेश व्यास जुड़ेंगे। तब सैयद जफर इस्लाम साहब, आपकी जितनी शिकायतें हैं इस पूरी सर्वे को लेकर, आप सीधा उनसे सवाल पूछ लीजिएगा। आप सैंपल साइज को लेकर, कितना रिप्रेजेंटेशन रूरल एरिया का है, कहां से वो डेटा इकट्ठा करते हैं, सब पूछिएगा। इसीलिए हमने इंतजाम किया, क्योंकि पिछली बार भी आपने कुछ सवाल उनके सर्वे पर उठाए थे। अब चर्चा को आगे लिए चलते हैं। अंजना जी, बस छापा मत पड़वाना इनको, ये कह देना। मैं जरा गौरव वल्लभ जी के तमाम सवालों का जवाब दीजिए। और नौकरी पर सबसे गहरी चिंता, इसको लेकर सरकार क्या करेगी? उन लोगों का क्या होगा जो जबरदस्त, मतलब घर के अंदर रोजी रोटी की जिनकी परेशानी हो गई है, उनके लिए क्या रोड मैप है आपका? हाँ बोलिए। देखिए, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने जो बातें कही उसको तोड़ मरोड़ के जो गौरव वल्लभ जी ने कहा, मैंने कहा कि किसी एब्सोल्यूट नंबर में नहीं बोला था। हमने कहा था वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चल रहा है, एब्सोल्यूट नंबर मैंने कभी नहीं कहा कि 22 करोड़ किसी से कंपेयर किया। कंपेयर कीजिए, मुझे इतना ये बच्चों को पढ़ाते हैं
लेकिन जब इस तरह की बात करते हैं तो कभी कभी मुझे शक होता है कि किस तरह से पढ़ाते होंगे। तभी जब जनता की अदालत में गए, जनता के बीच में गए, तो इनकी जमानत जब्त हो गई थी। हकीकत तो ये है कि इनकी बात समझ में नहीं आती है। इन्होंने कहा, हमने कहा कि परसेंटेज टर्म्स में देखिएगा, अगर कंपेयर करना है किसी देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से तो कंपेयर कीजिए परसेंटेज टर्म्स में। इन्होंने एब्सोल्यूट नंबर है। बेवकूफ आदमी थोड़ी बैठा हुआ हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, इकोनॉमी को जैसे आप समझते हो उतना बेहतर समझता हूँ, और प्रैक्टिस करके आया हूँ, लोगों को पढ़ा के नहीं, एक्सपीरियंस करके आया हूँ। मैं बैठ के पढ़ा भी सकता हूँ। सुन लीजिए, अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जहां तक नौकरियों का सवाल है, अभी आ रहे हैं सीएमआई के मैनेजिंग डायरेक्टर, उससे सवाल करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो महादेव बैठे हुए कांग्रेस से, उनसे पूछिए कि भाई इकोनॉमी को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं, और उनसे पूछिए कि क्या उसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो है वो क्या उसको दर्शाता है कि नहीं, कि क्या किस आपके जान में कैसे आप देखते हैं, सारे टेस्ट करवाते हैं, इन्होंने भी करवाते होंगे बराबर। अभी किसका ब्यौरा दे रहे थे, भाई बहन सबको का ब्यौरा दे रहे थे, तो सबका टेस्ट तो होता ही होगा। टेस्ट में पता चलता है भाई किसको कितना उस रिपोर्ट में क्या जो भी आता है उससे पता चलता है। उसी इकोनॉमी का टेस्ट है हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखना है। हाँ। तो आप बताइए, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आप मार्च का डेटा निकालिए, अप्रैल का डेटा निकालिए। मैं खुद कहा कि थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन फिर भी रिटेल सेक्टर में हो सकता है। आपने कहा एफएमसीजी सेक्टर में, हाँ मैं खुद कह रहा हूँ अब के उसमें थोड़ी सी बंदी है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लेकिन जहां कंस्ट्रक्शन में दिखाइए, आप देखिए कोई लेबर डिसरप्शन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। उसके साथ साथ मैं आपसे एक बार और सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई अगर आप ऐसा है तो आप महाराष्ट्र स्टेट में या गुजरात या राजस्थान स्टेट में बताइए कि आपके जो स्टेट में जीडीपी कंट्रीब्यूशन था स्टेट का, वो उसमें जो है एसजीडीपी जो है वो उसका जो है वो इस महीने में बढ़ा हो, मई के महीने में बढ़ा हो, जब लॉकडाउन के महीने में बढ़ता गया हो, घटने के बजाय बढ़ा हो, तो बता दीजिए भाई। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बताइए गौरव जी, वो कह रहे हैं क्या कांग्रेस शासित राज्यों में जीडीपी में इजाफा हुआ क्या? जी, इन्होंने लास्ट सवाल कर रहा हूं मैं। ठीक है, लास्ट सवाल है, एक और सवाल है उनका, रह जाएगा। बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, मैं एक और सवाल कर रहा हूँ। जब ये एक केस, और मैंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने जान और जहान दोनों को प्राथमिकता दिया, इसलिए मैंने कहा CFR केस फर्टिलिटी रेट का ध्यान देना पड़ेगा कि बाकी दुनिया में जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, जिन्होंने नहीं इस पर कोशिश ये की, उसका फर्टिलिटी रेट देख लीजिए और यहाँ पे देखिए फर्टिलिटी रेट क्या है इंडिया में, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हमने जान और जहान दोनों को प्राथमिकता, जहान को प्राथमिकता दी और जान को भी प्राथमिकता दी। इसलिए मृत्यु दर, वो कह रहे हैं मृत्यु दर जब आप विश्व के बाकी मुल्कों से कंपेयर करें तो मृत्यु दर भी हिंदुस्तान में कम है। हमने जान और जहान दोनों पर प्राथमिकता दी। बिल्कुल। और क्या कांग्रेस शासित राज्यों का पॉजिटिव जीडीपी कंट्रीब्यूशन था ये 2 महीने में? जरूर बिल्कुल बताऊं। पहला, इन्होंने मेरे ऊपर निजी टिप्पणियां करी। प्रभु, मैं हार गया चुनाव, मैं बोल रहा हूँ, पर आपके मुख्यमंत्री जिनके सामने मैं खड़ा था, सिटिंग मुख्यमंत्री निपट गए। अरे मैं कोई पर्सनल नहीं, मैं आपको बता रहा था कि जनता आपका मुख्यमंत्री हार गया एक प्रदेश का मेरे कारण, और आप हंस रहे हो। तो आप सोच रहे हैं कि दुनिया मुझे पता नहीं। फिर बीच में उछल कूद नहीं करिए, उछल कूद नहीं। नो, सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली, नो, बिहेव प्रॉपर्ली, देयर शुड बी एटिकेट क्लास, प्लीज। ये मत समझिए, जो भी बोलिएगा वो बोल के निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नो नीड टू शाउट, सिट। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप टॉपिक पे आइए। मैं हंसते हुए प्रोफेसर साहब टॉपिक पे आइए। अंजना जी, इनको थोड़ा समझाइए ना कि जफर साहब प्लीज, सांसद महोदय प्लीज। मैं तो हंस के बोल रहा हूँ। वल्लभ जी जवाब दीजिए। तो इन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी करी, मैं नहीं करूंगा। मैं कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने जनता के बारे में बताया, जनता के ख्याल क्या आपके। चलिए आप आराम से, शांत। फिर आपने कहा कि साहब मैंने ऐसा नहीं कहा था कि रेट, मुझे ऐसा बताइए 15 लाख डोजेस पर डे लग रही है, 280 करोड़ लगनी चाहिए, और उससे कम रेट कौन से देश की है? बताओ, रेट बता दो। पर आप टोटल में बताओ तो टोटल में बता दो, रेट में बताओ तो रेट में बता दो। मैं रेट में बता देता हूं। प्लीज बीच में नहीं आपकी। ठीक है, मैं पूछूंगी वैक्सीनेशन पर सवाल पूछूंगी, उनके सवाल नोट करके रखिए अपने सवाल। बिल्कुल। फिर मैंने इनको कहा कि चाइना में 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन लग रही है, और आज 15 लाख वैक्सीन हिंदुस्तान में प्रतिदिन लग रही है। उसके जिम्मेवार कौन है? क्योंकि आपके पास वैक्सीन ही नहीं है। इसका कारण ये है कि आप ताली थाली में समय नष्ट कर दिया आपने।
इसका कारण ये है कि आप हवाई जहाज लेके घूम रहे थे, चुनावी सभाएं इनके पास फिर सुन लीजिए, बीच में नहीं, नो सिट यस। फिर अब आपने कहा कि पूरा कर लेने दीजिए, अभी उनको अभी कांग्रेस शासित राज्यों पर भी जवाब देना है। सवाल को जवाब दूंगा एक एक बार पे। फिर आपने कहा अंजना जी कि कांग्रेस शासित राज्य, बिल्कुल वाजिब सवाल है अंजना जी। वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी, वैक्सीन का लाइसेंस कौन देवे? केंद्र सरकार। वैक्सीन प्रोक्योर कौन करे? केंद्र सरकार। सबसे सस्ती वैक्सीन किसको मिल रही है? केंद्र सरकार को। कह रही है राज्य सरकारें लॉकडाउन। अरे आपने वैक्सीन नहीं लगाई, इसलिए राज्य सरकारें को बाध्य होकर लॉकडाउन लगाना पड़ा। और अंजना जी फिर बोलता हूं, आपको फिर कहता हूं कि हम मंदी में कोरोना के पहले थे, और जो ये 4 घंटे का लॉकडाउन और वैक्सीन नहीं लगाने की जो केंद्र सरकार की नीति है, उसके कारण अप्रैल माह में 74 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खोई। पिछले साल अप्रैल माह में 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खोई। उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने इनसे पूछा सेक्टर स्पेसिफिक टूरिज्म ट्रेवल को कितना दिया आपने पैसा? कोई आंसर नहीं है, क्योंकि दिया ही नहीं है। क्योंकि जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर है वो सिवाय मैं जवाब दे रहा हूँ अंजना जी, देखिए कोई जवाब ही नहीं देती है। वो या तो प्रधानमंत्री की मन की बात के ट्वीट्स को रीट्वीट करती है मैडम, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है इकोनॉमी को रिवाइव करने का। आप कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है भारत की, उसको रिवाइव करने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, ताकि कंजम्पशन बढ़े, ताकि नई डिमांड बढ़े। उस डिमांड को पूरी करने के लिए उद्योग धंधे सप्लाई करे। आप 58% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में हो, आपकी नौकरियां तो जानी है अंजना जी। इट इज एज सिंपल एज दिस। और यहाँ पे आके ये निजी टिप्पणियां करते हैं, मुझे बुरा नहीं लगा, पर एक बात जरूर साबित हो गई कि आपके पास मेरे एक प्रश्न का भी अंतर नहीं था। आपके पास सिवाय निजी बातें करने का कोई। मैंने आपसे पूछा कि भैया ये 74 लाख नौकरियां क्यों गई, बता दीजिए। सैयद जफर साहब 2 लाइन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि महेश व्यास जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस पूरी रिसर्च को लेकर, जो भी आप रिपोर्ट को लेकर आपका जो भी सवाल है आप उनसे पूछ लीजिएगा। महेश व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं की जिस सीएमआई का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं रिपोर्ट में, एक सेकेंड, उसी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने इस दूसरी लहर में 1 करोड़ नौकरियां खोई हैं। महेश व्यास जी, मैं सवालों के साथ आपके पास आ रही हूं, एक बार पहले जवाब दे लें जफर साहब गौरव वल्लभ जी की बात। अंजना जी ये मैंने पहले ही शायद इस कहीं ध्यान इनका भटका रहता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीचर होके ध्यान, बच्चे का ध्यान भटकता है, टीचर होके भी ध्यान भटका रहता है इनका। मैंने कहा सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट सरकार ने नहीं किया है। लॉकडाउन से बाद जब फुल इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी तब उसका सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे ऐसे सेक्टर जहां पर कस्टमर रिलेटेड हो, कस्टमर इंटरफेस का है, वो सरकार करेगी। मैंने तो अपनी रिमार्क्स में कहा ये होगा। ठीक है, चलिए अब इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा, इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। अब जरा इस रिपोर्ट पे आते हैं, महेश व्यास जी को दिखाई। महेश व्यास जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 3 बड़ी बातें अगर आप अपनी इस पूरी, अब चूंकि आप सीईओ हैं सीएमआई के और ये डेटा जो सामने आया है, जाहिर तौर पर पूरे देश की नजर इस पर है, चर्चा हो रही है। 3 बड़ी बातें, क्योंकि खास तौर पर सैंपल को लेकर कई सवाल उठते हैं और जैसा जफर साहब भी उठा रहे थे, बीजेपी के वो सांसद हैं। आप कैसे कन्विंस करेंगे हमारे देश की जनता जो देख रही है कि आपने बहुत ही एक बड़े पैमाने पर ये रिपोर्ट सामने रखी है, और क्या बड़े फैक्टर्स इसके आप देश को समझाएंगे? व्यास जी। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये एक सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सैंपल सिलेक्शन किया गया है, जिसके अंदर देश के हर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन है। पहली बात ये है कि ये ऑल इंडिया सर्वे है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और आसाम से लेके गुजरात तक सारे प्रांत इसमें शामिल हैं। सिर्फ कुछ प्रांत नहीं है जिनका रिप्रेजेंटेशन अबाउट 1% से भी कम होता है। वो फार नॉर्थ ईस्ट में है जहां हम पहुंच नहीं पाते, लेकिन उसके अलावा सारा देश जो है, जैसे मैंने पहले कहा, पूरा रिप्रेजेंटेशन है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि सैंपल बहुत बड़ा है। तो जो सरकारी सैंपल है एनएसएसओ का, वो तकरीबन 1,10,000 का होता है, और हमारा सैंपल जो है 1,75,000 घरों का है। एनएसएसओ जो है वो पहले सर्वे 5 साल में एक बार किया करता था, अब साल में एक बार करता है। हम साल में 3 बार पूरा सैंपल सर्वे करते हैं, और ये लगातार हम 2014 से सर्वे करते आ रहे हैं।
इसकी जो मेथडोलॉजी है वो भी जो ऑफिशियल सिस्टम्स है उसके बराबरी के हैं, उससे काफी मिलते जुलते हैं। और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी जब पहले PLFS के नंबर्स आए थे 6.1%, वो हमारे नंबर से काफी मिलते जुलते थे। तो NSSO में कोई गलती नहीं है, कोई खराबी नहीं है, और हमारा सर्वे उसके बराबरी का है। दोनों सिमिलर रिजल्ट्स देती हैं। तो मेरे ख्याल से सर्वे के मेथडोलॉजी पर या उसके रिजल्ट्स पर कोई विशेष क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। टेक्निकल डिस्कशंस बहुत होते हैं जहां पर हम सर्वे को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जनरली मेरे ख्याल से ये सर्वे काफी रिलायबल है। ठीक है, सैयद जफर इस्लाम साहब, कोई सवाल जो आप सीधे उनसे पूछना चाहें? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं दो सवाल, 3 सवाल है मेरे पास। देखिए, ये सही कह रहे हैं कि मेथोडोलॉजी पे सवाल नहीं करना चाहता हूँ मैं, उस पर लंबा डिबेट हो जाएगा, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, ये भी अपना स्टैटिस्टिकल मेथड के बेसिस पे ये अपना जो सैंपल सर्वे लेते हैं और एक नतीजे पे निकलते हैं, उसको एक बार को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा सवाल उनसे कुछ और है। सवाल मेरा है, चूंकि वो ये सारा अप्रोच जो उनका है, मेथोडोलॉजी उनकी है, आंकड़े उनके हैं, सर्वे सैंपल उनके पास है, स्टैटिस्टिकल मेथड जो इस्तेमाल किया सब एक यकसा एक बार किया है, सब डेटा के लिए। तो मेरा सवाल है महेश जी, आप ये बताइए कि जब प्री कोविड लेवल जो एम्प्लॉयमेंट रेट था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जब पोस्ट कोविड जब लॉकडाउन हुआ तो आपके डेटा बता रहे थे कि 26, 27, 28, 30% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। नंबर लॉकडाउन खत्म हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई, अनलॉक होता गया, जैसे जैसे होते गए फेजेस में हुआ, और आपको फ्रीक्वेंसी डेटा के साथ हाई फ्रीक्वेंसी डेटा भी उसी तरह से दर्शाता रहा, डिमांड भी उसी तरह से, और साथ साथ आपके एम्प्लॉयमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी घटके जो प्री कोविड लेवल से पहले तक आ गया। आया कि नहीं, ये आपके आंकड़े बता रहे थे। आज मैं ये कह रहा हूँ कि इसके जो इम्पैक्ट है, मई के महीने के इम्पैक्ट है, या जो भी जो सेकेंड वेव के है, ये भी टेम्पोररी है कि नहीं। मैं सिर्फ इतना है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी जैसे पिछली बार, ये आपके आंकड़े बता रहे हैं, तो क्या ये वापस इस तरह से नहीं देखेंगे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ठीक, व्यास जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आपकी बात सही है। जब पहले अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो 24% तक अनएम्प्लॉयमेंट पहुंचा था। जब अनलॉकडाउन हुआ तो वापस उतर करके प्री कोविड के लेवल्स तक आ गया था। अब जब लॉकडाउन हुआ है तो वापस ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट चढ़ करके 12% के आसपास पहुंच गया है। लेकिन अगर ये अनलॉकडाउन होता है तो हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन सवाल केवल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो प्री कोविड लेवल्स तक हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं। प्री कोविड लेवल्स के समय 404 मिलियन, 40 करोड़ के ऊपर नौकरियां थी, जो अभी 39 करोड़ तक पहुंच गई। तो और ये 40 के ऊपर गई भी नहीं पहले। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम हो गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है, और एम्प्लॉयमेंट रेट घटता जा रहा है। सिर्फ 2 लाइन का जवाब, ठीक है जफर साहब, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, वक्त की बहुत कमी है। मैं फिर मेथोडोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि मेरे 1000 सवाल हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स समझता हूँ, मेरे 50 सवाल होंगे आपसे, लेकिन मैं उस पर फिर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ कि देखिए, एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में जो आप एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, बढ़ेगा, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं। मुंह बंद रखो ना प्रोफेसर साहब, जनता के बीच में गए, रिजेक्ट हो गए, फिर भी मुंह खोल के आ रहे हो। अरे यू आर इन पावर, अरे भाई, एंड यू आर आस्किंग। थोड़ा तो सोचिए, जिनकी वाकई नौकरी गई होगी वो इस तूतू में कितने इंटरेस्टेड होंगे, बल्कि और गुस्से में आ रहे होंगे अपनी परिस्थितियों को देखकर। और जो सियासत है, जो सत्ता पक्ष है, उन सब की बातों को अगर हम सिर्फ देखें आरोप प्रत्यारोप में, तो उसमें सिमटता हुआ देखें। जान भी बचाना था और जहान को भी, और इस बार जहान का इम्तिहान हो गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंची। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज।